नमस्कार। आज 14 जनवरी है और आज के दिन से इस देश की एक बड़ी सियासी हलचल शुरू हुई है और आज की तारीख को देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक यानी दक्षिण से उत्तर तक उन्होंने भारत जोड़ो नाम से यात्रा की और उनके सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी इस पैदल यात्रा को चले। उनके साथ कुछ 150 से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल रहे और पिछली यात्रा का मूल विषय था, मूल स्लोगन अगर कहें तो वो था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खासी लोकप्रिय हुई वो यात्रा और कहा यह जाता है कि उस यात्रा का एक अच्छा परिणाम निकला कि राहुल गांधी की छवि अच्छी हो गई। मेहनत करते, लड़ते, संघर्ष करते, आंख में आंख डाल करके अपने वक्त का कुछ बेहद जरूरी सच कहते राहुल गांधी के रूप में एक नए नेता को इस देश ने पाया। उस यात्रा का सबसे बड़ा उपलब्धि, सबसे बड़ी चीज यही थी, चाहे वो जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की बात करना हो, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करना हो, संविधान की बात करना हो, अडानी का सवाल हो, देश के बेचे जाने का सवाल हो, राहुल गांधी की यात्रा कामयाब रही। मगर चुनावी तौर से लोग कहते हैं कि उस यात्रा का बहुत ठोस परिणाम नहीं निकला और 5 राज्यों के चुनाव में से तेलंगाना में उसका फायदा मिला। बीजेपी तो वहां नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार तेलंगाना में बन जाती। लेकिन उसके हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ निकल जाते हैं और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के निकले जाने के साथ साथ उसके हाथ से मध्य प्रदेश भी बाहर ही रहता है। तो चुनावी तौर पर वो बहुत कामयाब नहीं रहे। लेकिन राहुल गांधी चूंकि एक जुनूनी नेता है, कांग्रेस पार्टी अपने नेता के साथ खड़ी होकर के एक किस्म का एक प्रयोग कर रही है और वो प्रयोग ये है कि राहुल गांधी ने आज की तारीख यानी 14 जनवरी से दक्षिण से उत्तर की यात्रा पूरी करने के बाद अब की पूर्व से पश्चिम की यात्रा शुरू कर दी है। मणिपुर से मुंबई की यात्रा लगभग 6700 किलोमीटर, लगभग 6000 से ज्यादा किलोमीटर, लगभग 2 ढाई महीने, लगभग 2.25 महीने, एक लंबी यात्रा। और इस यात्रा का आगाज हुआ आज राहुल गांधी ने वहां से बोलते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मैं पिछली यात्रा में भी चलता था सुबह 6 बजे से रात के 7 बजे तक, तो मैं लोगों को सुनता था और एक भाषण मेरा होता था आखिर में। इसका मतलब यह कि मैं देश के लोगों को सुनने निकला, मैं मन की बात कहने नहीं निकला, मैं लोगों के मन की बात सुनने निकला। और मैंने मणिपुर को इसलिए चुना क्योंकि मणिपुर से एक संदेश देना चाहते हैं कि जहां भी अन्याय है, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय और राजनीतिक अन्याय, हम उस अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा लेकर निकल रहे हैं। हम इस देश को जोड़ना चाहते हैं और हम इस देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि संविधान से चलेगा। जिसको न्याय नहीं मिला है उसको न्याय मिलने के हक तक हम इस यात्रा को चलेंगे, न्याय देने की हद तक इस यात्रा को लेकर के हम चलेंगे। मणिपुर से पैगाम दिया कि मणिपुर के साथ अन्याय हुआ तो हम मणिपुर के साथ खड़े हैं। इस पूरे तेवर के साथ ये पूरी यात्रा शुरू हो गई। ये कांग्रेस पार्टी की मुख्यतः यात्रा है। अब यहां से कुछ राजनीतिक बात आज करने का मन है मेरा, और वो राजनीतिक बात ये कि जिस वक्त देश में चंद दिनों बाद चुनाव शुरू होने वाले हैं, आम चुनाव शुरू होने वाला है, उस आम चुनाव के वक्त जब अभी तक एक कोशिश ये दिख रही थी कि कांग्रेस पार्टी 2019 में लगभग अकेले या कुछ एक दलों के साथ मिलकर के गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती है, 19 में कांग्रेस पार्टी 14 की तरह ही बुरी तरह पराजित होती है, चुनाव हार जाती है और उसके बाद राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी एक ताकत बनकर उभरते हैं। 2024 के चुनाव के पहले बिहार की राजनीति से, लालू और नीतीश कुमार की राजनीति से एक कोशिश शुरू होती है। किस बात की कोशिश? जोड़ने की कोशिश। किस बात की कोशिश? एक होकर के लोगों को साथ लाने की कोशिश।
किस बात की कोशिश? कि सब मिल करके एक इंडिया गठबंधन बनाए और सब मिल करके इस देश को बचाने के लिए बीजेपी से मुकाबला करे, क्योंकि बीजेपी अब अनैतिक हो चुकी है। सत्ता पाने के लिए उसने मीडिया को खरीद लिया। मीडिया दिन रात उन्हीं के पक्ष में खबरें दिखाती है, उनके साथ खड़ी है। मीडिया लगातार उनके पक्ष में बात करती है। वो ईवीएम तक को छोड़ते नहीं है, क्योंकि कई बड़े नेता ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं। वो चुनी हुई पार्टियों के विधायक और सांसद खरीद लेते हैं, पार्टियां तोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन तक उनके प्रभाव में है, कोर्ट तक उनके प्रभाव में है। सब तरफ से लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। अगर 2024 में फिर से बीजेपी जीत गई तो ये पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं बचेंगी, संविधान भी नहीं बचेंगे। और इस मंशा के तहत बिहार में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, फिर बंगलौर में होती है, फिर बंबई में होती है, फिर दिल्ली में होती है, फिर ऑनलाइन होती है। इस सब के पीछे एक चिंता निश्चित की गई थी कि हम सब चूंकि इसके शिकार हो रहे हैं और देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हम सबको मिलकर इस देश में एक साथ इंडिया अलायंस बना करके चुनाव में आना चाहिए। यह समझौता लगभग सबका तय हो चुका था। ऐसे वक्त में कुछ बुनियादी सवाल कांग्रेस से लोग पूछ रहे हैं और जिसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। और इसलिए कांग्रेस को देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में भी देश का राष्ट्रीय दल है। बीजेपी के बाद सबसे प्रमुख राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस विपक्ष में, इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी तो उसकी है। आज की तारीख में कांग्रेस की रणनीति क्या होनी चाहिए? एक पार्टी अपने निर्णय लेने के लिए आजाद होती है। एक पार्टी इस बात के लिए आजाद होती है कि वो अपनी यात्रा निकाले, अपने सारे प्रमुख लोगों को ले जाकर के उस यात्रा में शामिल कराए, पूरे 2 महीने से ज्यादा उस यात्रा में चले और सब तरह से वो काम करे। इसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आजाद होती है और करना चाहिए। सबको जनता के बीच जाना चाहिए, इस बात से कोई एतराज नहीं हो सकता। नेता को सड़क पर लड़ता हुआ, काम करता हुआ दिखना चाहिए। लेकिन जब गठबंधन हो रहा है और उस गठबंधन के सवाल पर सबसे प्रमुख लीडिंग भूमिका अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथ में रखी है, तो इस समय के कुछ 3 सवाल मेरे हैं जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। सवाल नंबर 1, जब चुनाव चंद दिनों बाद हो तो देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी अकेले एक योजना की घोषणा कर दे और उसमें उन चुनावी राज्यों से होते हुए वो आए जिनमें क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है, जिनमें कांग्रेस पार्टी कई जगहों पर हाशिए पर है, और उन्हीं राज्यों से होते हुए वो अपनी चुनावी यात्रा को लेकर के आए। और इस तरह से कि अभी तक सीट बंटवारा न हुआ है, अभी तक यही तय नहीं हुआ है कि उन राज्यों के जो प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं उनका सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ। यानी अभी तक मोटे तौर पर कहें तो ये तय नहीं है कि ये सारे लोग गठबंधन में रहेंगे। उदाहरण के तौर पर कल्पना करिए कि यह चुनावी यात्रा, चुनावी मौसम में यह यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि मैं फिर से कह रहा हूं बहुत खूबसूरत, बहुत जरूरी, देश के हित के लिए है, संविधान को बचाने के लिए, न्याय के लिए। कल्पना करिए पूर्वोत्तर के राज्यों से होते हुए जब वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी, तो पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी, पिछली जो कल बैठक हुई जिसमें ममता बनर्जी ऑनलाइन शामिल नहीं होती हैं, और कहा यह जाता है कि संयोजक के पद को लेकर के जो इच्छा शक्ति, जो मन है नीतीश कुमार का, उस इच्छा शक्ति और उस योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी थी। तो ममता बनर्जी अगर उस बैठक में नहीं आई, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर लड़ेंगी, कितनी सीटें वो कांग्रेस पार्टी को देंगी, अभी तक अगर ये तय नहीं है, और उसके बाद ये यात्रा बंगाल में प्रवेश करती है, तो क्या ये यात्रा फेल नहीं हो जाएगी? अगर कहीं टीएमसी के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया या इसको उपेक्षित करना शुरू कर दिया, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी क्या देगी? क्या उसने तालमेल बनाया? अब कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि भाई मान लीजिए सीट बंटवारा नहीं हो रहा है तो हम इसको यात्रा ही ना निकालें। निकालते,
3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे। इतिहास आपसे सवाल पूछेगा कि शरद पवार के घर में जब सितंबर में बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की कमेटी की, कैंपेन कमेटी की, तो उसने ये तय किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ज्वाइंट रैली शुरू हो जाएगी और भोपाल से शुरू होगी, मध्य प्रदेश से शुरू होगी। कमलनाथ जैसा व्यक्ति उसने विरोध कर दिया। जो निर्णय लिया गया था 14 पत्रकारों को बैन किया जाएगा, उनको हेलीकॉप्टर में बिठाकर घुमाने लगे। सब चैनल वाले अपने अपने प्रवक्ता भेज रहे हैं। अब गठबंधन का अनुशासन कहां बचा? और इस अनुशासन को सबसे पहले किसने तोड़ा? क्या कमलनाथ ने नहीं तोड़ा? क्या कमलनाथ ने उस ज्वाइंट रैली को पोस्टपोन नहीं करवा दिया? और उसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी उन राज्यों के चुनाव में शामिल हो गई जिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी कोशिश ये थी कि इन राज्यों के चुनाव में ज्यादा सीटें जीत लें तो हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। और इसके चलते क्षत्रिय दल नाराज हुए, उन्हें नाराज होते रहने दिया गया। अक्टूबर तो छोड़िए साहब, जनवरी खत्म होने को है और अभी तक विपक्षी दलों की कोई भी साझा रैली कहीं नहीं हुई थी, जबकि तय ये हुआ था कि सीट बंटवारा होता रहेगा, पहली साझा रैली हो जाएगी। ये कौन सी साझापन की मानसिकता है जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में निभाई जा रही है? यह सवाल पूछा जाएगा। नीतीश कुमार अभी तक नाराज। पिछली बैठक में तो उन्होंने कह दिया कि संयोजक हमको नहीं बनना है, लेकिन क्या उनको नहीं पता कि ममता बनर्जी से बात नहीं की गई? ममता बनर्जी अगर विरोध कर दें तो नीतीश कुमार विलन बन जाएंगे कि नीतीश कुमार जिद कर रहे थे संयोजक बनने के लिए, सिर्फ ममता बनर्जी ने साथ छोड़ दिया और इसके चलते सारा आरोप नीतीश कुमार पर आए। तो कोई नेता इतनी चालाकी तो रखता है ना? तो वो तालमेल कहां है जो इंडिया गठबंधन में बनाया जाना था? तो पहला आरोप इंडिया गठबंधन की तरफ से या देश की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से है कि कांग्रेस पार्टी का इंटरेस्ट सीट बंटवारे और इन चीजों में चल रहा है। सीट बंटवारे का काम चल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं से अलग बात हो गई, समाजवादी पार्टी को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है, बिहार को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है। बिहार में जब तक कि हो जाना चाहिए था, ममता बनर्जी से हो जाना चाहिए था। यूपी में तो मान लीजिए कि एक 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 विडंबना चल रही है कि मायावती जी गठबंधन में शामिल होंगी या बाहर होंगी, इसको लेकर के भी पशुपेश है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2 बार समाजवादी पार्टी का जो टीम बनाई गई थी उसको निश्चित समय के एक आध मीटिंग हुई, उसके बाद फिर वो टल गई मीटिंग क्यों टल रही और इस टलने के पीछे की वजह क्या है? अगर मायावती जी को शामिल करना है तो इसमें देरी क्यों? बिहार में तो आरजेडी, जेडीयू, कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस ऑलरेडी गठबंधन में है। तो बिहार में अभी तक सीटों का बंटवारा अंतिम रूप से क्यों नहीं हुआ? बंगाल में केवल 2 ही तरह हैं। कांग्रेस पार्टी वहां बहुत हाशिए पर है, लेफ्ट पार्टियां बहुत हाशिए पर है, ममता बनर्जी प्रमुख भूमिका में है। तो इतने 3 लोगों के साथ बैठ करके वो समझौता क्यों नहीं हो पाया? आम आदमी पार्टी से अंतिम रूप से समझौता क्यों नहीं हो पाया? तो इन समझौतों पर बात होने के साथ साथ जो देरी हो रही है उसके बिना क्या यह यात्रा, ऐसा नहीं लग रहा कि पार्टी मजबूत करने और संगठन मजबूत करने की प्राथमिकता के साथ निकल रही है? कल्पना करिए, दूसरा पॉइंट मेरा है, कल्पना करिए कि यह यात्रा इंडिया गठबंधन की ओर से निकलती और यह कहा जाता कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पहली यात्रा निकाली गई राहुल गांधी की, भारत जोड़ो यात्रा, वो यात्रा बेहद कामयाब रही। उस यात्रा ने बेहद प्रभाव पैदा किया, लोगों को जोड़ा, एक उत्साह पैदा किया, लोगों में आंदोलन की चेतना पैदा हुई और बीजेपी उससे परेशान हुई। और इस बात से प्रभावित होकर के देश के सभी विपक्षी दलों ने अब एकजुट होकर के यह निर्धारित किया है कि यह इंडिया गठबंधन की एक साझा यात्रा होगी। राहुल गांधी उसके केंद्र में रहेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, लेकिन मणिपुर से आगे जब बढ़ेंगे तो बंगाल में उस पूरी यात्रा में ममता बनर्जी साथ में खड़ी रहेंगी। जब झारखंड वो जाएगी तो हेमंत सोरेन उस यात्रा की अगुवाई करेंगे, उसके साथ चलेंगे। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लेफ्ट पार्टियां उसके साथ उस मंच पर सवार होंगी। जितनी रैलियां होंगी उसमें बिहार के सारे दल एक साथ खड़े होंगे, वो साथ चलेंगे 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना चलना होगा, बारी बारी। जब वो यात्रा यूपी में आएगी तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में चलेगी।
मायावती जी के नेतृत्व में चलेगी अगर वो गठबंधन में आती है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है तो जयंत चौधरी जी के साथ चलेगी। वो यात्रा अगर आगे बढ़ती है, मध्य प्रदेश जाती है और राजस्थान होते हुए फिर आगे गुजरात, तो क्षेत्रीय दलों को एक साथ लेकर के कल्पना करिए कितना बड़ा मैसेज जाता। केंद्रीय धुरी रहती कांग्रेस पार्टी, लेकिन अगर वो सीटों का बंटवारा के साथ तालमेल हो जाए तो ये क्या इस यात्रा का बड़ा प्रभाव नहीं पैदा हो सकता था? इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना होगा। अब कांग्रेस पार्टी बेशक ही कह सकती है कि भाई नहीं कोई तैयार हुआ तो हम भी ना करें। करो भाई, बढ़िया है, लेकिन फिर बाकी वाला काम क्यों पेंडिंग में पड़ा हुआ है? वो जो साझा रैली जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में होनी थी, पहले या दूसरे हफ्ते में, वो जनवरी के दूसरे हफ्ते तक नहीं हो पाई। फिर वो साझापन कहां गया? सारे काम छोड़ करके सीट बंटवारा पहले क्यों नहीं किया गया? और अगर सीट बंटवारे के साथ रैली निकालनी है तो भरोसे में लेकर इन लोगों के साथ क्यों नहीं उन्हें यात्रा में शामिल किया गया? कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सभी विपक्षी दलों को इसमें शामिल करेंगे, और जो कि अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। आखिरी बिंदु, इस पूरी बातचीत का आखिरी बिंदु, कल्पना करिए इस यात्रा के साथ, इस यात्रा के बीच में, और निश्चित रूप से ऐसा होने वाला फरवरी से, आचार संहिता लागू हो जाए और दूसरी तरफ ज्वाइंट रैलियां चलने लगे। कल्पना करिए कि इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार ये तय करते हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी का प्रभाव सबसे ज्यादा है उन राज्यों में साझा रैली होगी, और यही वो पूरी बेल्ट है जिससे वो यात्रा गुजर रही है। दक्षिण भारत की लगभग 120 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी 5, 7, 10 सीटों से ज्यादा नहीं पाई। दक्षिण भारत से लेकर के कई राज्य ऐसे हैं जिसके लगभग 120 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी एकदम हाशिए पर। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी एक तरफा क्लीन स्वीप कर रही है, और उनमें भी जो सबसे मजबूत राज्य हैं, जो जिनसे आप उनको नहीं वापस ले सकते, जैसे गुजरात और तमाम तरह के, उनमें से आप बीजेपी को नहीं कमजोर कर सकते। लेकिन यात्रा जिस पूरे रास्ते गुजरेगी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब होते हुए फिर इधर गुजरात होते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस पूरे इलाके में अगर ज्वाइंट रैली कर ली जाती, ये यात्रा इंडिया अलायंस की यात्रा होती, और ले दे करके 100 सीटों का फर्क ले आना है, 60-70 भी कम हो जाते। कल्पना करिए, 65 सीटें उत्तर प्रदेश, 64-65 सीटें, वो घट करके 35 अगर आ जाए, बिहार जेडीयू ऐसे ही अलग हो गया है, 10 सीटों पर बीजेपी अगर सिमट जाए, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल जहां 18 सीट बीजेपी की है, 18 वाली सीट अगर 8 पर आ जाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में से अगर 2-2, 4-4 सीट कम करके 10-20 सीट उधर घटा दिया जाए, महाराष्ट्र में जब ये रैली प्रवेश करे, ये यात्रा प्रवेश करे, तो सारे क्षेत्रीय दल उसकी अगुवाई करें, उसके साथ खड़े हों, और 15 से 20 सीट वहां भी कम कर दी जाए, तो क्या 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाती? और ये रणनीति बनाए बिना यात्रा शुरू? मुझे लग रहा है कि अभी भी देर नहीं है। अगर कांग्रेस ये गलतियां करती है तो इसका मतलब साफ है, कांग्रेस 2029 की तैयारी कर रही है, और कांग्रेस को कतई इस बात की चिंता नहीं है वो विलेन किसी और को बना देगी कि क्षेत्रीय दलों, नीतीश कुमार की वजह से गठबंधन टूट गया, ममता बनर्जी की वजह से टूट गया, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव की वजह से टूट गया, लेकिन असल में वो चाहते तो न टूटता। और अगर ऐसा होता है जो हमने 3 बिंदु बताए, तो ये पूरी यात्रा 2024 के चुनाव को बदल कर रख देगी, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि यही वो बेल्ट है जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है। बीजेपी का सबसे कोर एजेंडा जो धर्म का है वो भी इसी राज्य में, इन्हीं राज्यों में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा वोट बैंक है, इन्हीं राज्यों में बीजेपी आज भी मजबूत है, और इन्हीं राज्यों में क्षेत्रीय दल उन्हें पटखनी देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि कांग्रेस इन सभी क्षेत्रीय दलों के साथ एक ऐसा रिश्ता बना ले जिस रिश्ते के साथ या अकेला कांग्रेस का कार्यक्रम न दिखे, और ये सारे क्षेत्रीय दलों को मिला करके एक साथ कार्यक्रम बन जाए, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब 24 का परिणाम बदल जाएगा।
लेकिन फिलहाल जो रवैया दिख रहा है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का, उनको लगता है कि हम तो चल दिए, जिसको हमारे साथ आना हो आए, नहीं आना हो तो हम उसे विलन बना देंगे। मुझे लगता है राजनीति में फिर इसका विश्लेषण दूसरे तरह से होता है। फिर लगता है कि आप देश बचाने से पहले अपनी पार्टी और अपनी संगठन बचा रहे हैं, और यही बात उन क्षेत्रीय दलों पर भी लागू होगी जो इस तरह के साझेपन को तोड़ते हैं या उसमें बाधा बनते हैं। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विश्लेषण करते रहेंगे अपने समय, अपने परिस्थितियों और अपने समाज का, राजनीति का, क्योंकि ऐसा करना हमारी नागरिक जिम्मेदारी है। चुपचाप तमाशा देखने का कोई मतलब नहीं है। इस खेल को समझें और लोगों से इस पर बातचीत करें, ताकि खेल को आप भी प्रभावित कर सकें। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। हम आगे बढ़कर इसका विश्लेषण करेंगे। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर साझा करिए। अगर बातचीत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए और सुझाव दीजिए कि और आगे कैसे इस चीज को, बातचीत को और बेहतर किया जा सकता है। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।